नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हम वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने वर्क निकालने के कुछ मेथड्स पढ़े थे। ओके, आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हुए नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। कल हमने सभी टाइप के मेथड्स को पढ़ा था, वर्क कैसे कैसे निकालते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपके पास ये एक ब्लॉक है जिस पर कोई F फोर्स अप्लाई किया गया है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वर्क डन in pulling an object for a distance d with a constant speed by a constant force F as show in figure। आपको यहाँ एक फोर्स गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दिया है, कांस्टेंट स्पीड से आप मूव करा रहे हैं, तो आपको इस फोर्स के कारण वर्क डन पूछा गया, राइट। इस फोर्स के कारण वर्क डन आपसे पूछा गया है, इस F के कारण वर्क डन पूछा गया है। हो सकता है इसका एक आंसर ऐसा भी दिया हो, आप इसको कह सकते हैं ये क्या है, F cos थीटा, और ये आपके पास F sin थीटा है। आप कह सकते हैं वर्क डन इक्वल टू F cos थीटा इंटू डी। आप कहोगे बहुत आसान क्वेश्चन है, F d cos थीटा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा आंसर आपको ना दिया हो। ये म्यू दिया है, इस म्यू की टर्म में आपसे आंसर पूछ रहा हो, तो आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे डाउनवर्ड आपके पास क्या लग रहा है, यहाँ पर mg, अपवर्ड क्या है आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन n, तो आप लिख सकते हैं n प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो आपके पास n क्या हो जाएगा, mg माइनस f साइन थीटा। इस केस में यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा, आपके पास फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू n, तो आप लिख सकते हैं म्यू mg माइनस f साइन थीटा। और आपको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उस केस में f cos थीटा इज इक्वल टू f, और विच इज इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू f साइन थीटा। तो आप f इधर लाओगे, क्या आया, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू mg। आप f cos थीटा भी ले सकते हो, तो f cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 प्लस म्यू टेन थीटा इक्वल टू म्यू mg। आपके पास f cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू mg बाय म्यू टेन थीटा प्लस 1। ये आपके पास f cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आपसे वर्क डन पूछा गया है तो आप क्या करोगे, वर्क डन के लिए आपके पास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो उस केस में वर्क डन क्या हो गया, F cos थीटा इंटू डी हो जाएगी। ओके, तो आपके पास क्या हो गया, म्यू mgd बाय म्यू टेन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ओके, अब अगर इसमें पूछ लेता कि वर्क डन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पुलिंग फोर्स है, उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा,
उस केस में नॉर्मली वर्क डन एफ डी हो जाएगा, तो कॉस थीटा नहीं रहेगा, उधर चला जाएगा, वो म्यू साइन प्लस कॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, आपके पास इस तरह से एक बॉल दिया है, देखिए एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो हॉलो स्फेयर है, एक हेमी हॉलो स्फेयर है। अब इसमें आपको कोई बॉल दे रखी, इसका मास m है, इसको एक स्ट्रिंग के द्वारा या कैसे भी कहें कि इसको बाहर तक ले जाया जाता है, इसकी रेडियस r है। ये आपके पास A पॉइंट था, यहाँ इसका मास m है, ये B पॉइंट। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F of constant magnitude, of constant magnitude on body M, on body M to shifted the body from A to B. If force always, नंबर 1, क्या क्या केस है? एक बार तो फोर्स हो सकता ऑलवेज हॉरिजॉन्टली रहे, फोर्स क्या हो? हॉरिजॉन्टली हो। नंबर 2, ऑलवेज टुवार्ड बी रहे फोर्स। और नंबर 3, ऑलवेज अलोंग टेंजेंट रहे, अलोंग टेंजेंट रहे। इन 3 केसेस में आपको वर्क डन पता करना है। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स आपने अप्लाई किया है, और फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, एक बार तो उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट थी, ऑलवेज हॉरिजॉन्टली था। जब वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टली रहेगा तो फोर्स ये रहा F, बॉडी यहां जाएगी तो भी फोर्स क्या है? इधर कोई है F, और जब बॉडी यहां चली जाएगी तो भी फोर्स किधर था? इधर था। ऑलवेज फोर्स किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। मैं देखूं इसे, ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस। वर्क डन बाय ओनली फोर्स पूछा है, अनदर फोर्स नहीं पूछा। तो आप कह सकते हो फर्स्ट केस में काफी सिंपल है। फोर्स क्या है आपके पास? F वेक्टर इक्वल टू F I कैप है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको मैं 0 0 लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y भी r है, x भी r है, तो r r हो जाएंगे। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से r I कैप प्लस r j कैप। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा आपके पास? F डॉट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? F r हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल। क्लियर? जब आपके पास फोर्स हॉरिजॉन्टली रहेगा, ए से बी तक ले जाने में आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? आर आई कैप प्लस आर जे कैप, तो वर्क डन क्या होगा? एफ डॉट एस हो जाए। दूसरा केस है जब उसके टुवार्ड बी रहे ऑलवेज। वैसे तो सिंपल था, टुवार्ड बी इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है? √2r है। लेकिन हम इसके लिए एक एलिमेंटल पार्ट लेंगे। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, और यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंटल पार्ट लिया गया है, वो क्या है? डी थीटा। और उसने कहा है कि फोर्स इज ऑलवेज टुवार्ड बी
तो इस एलिमेंट के लिए भी फोर्स किधर था, इस डायरेक्शन में था, और ये F था। और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पर वो ये था, ds था। मेरी बात क्लियर? डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, टुवार्ड द टेंजेंट होगा, लेकिन फोर्स किधर है, टुवार्ड B है, A से किधर है, B की ओर। इन दोनों में कोई एंगल है आपके पास, और ये एंगल मान लो कितना है, फाई है। तो इस एलिमेंटल पार्ट के लिए आप वर्क डन को क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, dw इक्वल टू एफ डी एस कॉस फाई। कोई कंफ्यूजन? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और इसमें एंगल कितना है आपके पास, फाई है। ds को हम यहाँ से क्या लिखते हैं, इस एलिमेंट का एंगल कितना है, डी थीटा, रेडियस कितनी है, आर आर, तो आप क्या लिखोगे, आर डी थीटा। तो आपके पास एक फाई हो जाएगा, एक थीटा हो जाएगा। अब इस फाई को थीटा में कन्वर्ट करना होगा। इसका हम अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो इसको, इसका क्या डायग्राम बनाएंगे, इधर देखिए, एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए, ये आपके पास कोई लाइन थी, ये आपके पास बी पॉइंट था, ये फोर्स की डायरेक्शन थी आपके पास, ये थीटा एंगल है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये थी, जो इसके साथ 90 था, तो ये फाई हो गया। ये अपने पास क्या है, 90 माइनस फाई होगा। अब देखो ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस फाई। क्लियर ना, क्योंकि दोनों रेडियस है। ये 90 है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल थी, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। आप यहाँ से जब रिजल्ट देखोगे तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस फाई प्लस 90 माइनस फाई इक्वल टू 180 है। तो इसका मतलब आपके पास 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 फाई आ गया। तो फाई कितना हो गया, 45 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 हो। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे तो डी डब्ल्यू आपके पास क्या आया, एफ आर कॉस पाई बाय 2 माइनस फाई बाय 2 इंटू सॉरी थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। डी एस क्या था, आर डी थीटा, फाई क्या था, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। आप लिख सकते हैं एफ आर इंटीग्रेशन कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 डी थीटा। तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल है यहां से यहां तक जाने पर 0 से 90 तक चेंज होगा। तो आपके पास 0 टू 90 डिग्री हो जाए। अब देखिए आपके पास क्या है, W इक्वल टू एफ आर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन होता है, लेकिन माइनस थीटा बाय 2 होने के कारण माइनस हो जाएगा। तो माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 ओवर 1 बाय 2 डी टी, सॉरी 0 से 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? आप इसमें देखिए -2 बाहर आया तो -2 एफ आर, 2 ऊपर चला जाएगा, एफ आर अपर लिमिट रखेंगे साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 बाय 2 भी क्या हो गया, पाई बाय 4, तो 0 हो जाए। माइनस 0 रखेंगे तो क्या आ गया, साइन पाई बाय, आपके पास क्या आ गया, -2 एफ आर, ये साइन 0 0 हो गया, साइन 45 डिग्री 1 बाय √2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W इक्वल टू √2 एफ आर हो जाएगा। राइट? तो इसका सिंपल सा तरीका ये भी देख सकते थे आप कि जब फोर्स F की ओर हो, B की ओर होगा, उस केस में ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल हो रहा है, √2r। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू √2r इंटू एफ हो जाएगा। प्रॉपर इसका प्रोसेस आपके सामने है, ये हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप। इसका थर्ड टाइप में वो कह रहा है कि व्हेन फोर्स इज अलोंग द टेंजेंट। देखिए जब फोर्स टेंजेंट के अलोंग होगा तो वर्क डन कैसे निकाल लेंगे। देखिए
जब आपके पास फोर्स अलोंग टेंजेंट होगा उस केस में हम कैसे इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। वैसे देखा जाए तो टेंजेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, सर्कुलर पाथ वाला कल क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन है टेंजेंट के अलोंग पाथ डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, ये वाला कितना हो गया सर्कल का 1/4 पाई आर बाय 2, फोर्स एफ है तो रिजल्ट हो जाएगा एफ पाई आर बाय 2। लेकिन निकाल लेंगे कैसे इसको, देखिए ये आपके पास किसी पॉइंट पर आप कह रहे हैं कि हम थीटा डिस्प्लेसमेंट पर एक डी थीटा डिस्प्लेसमेंट की बात की, यहां पर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इस डायरेक्शन में है, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट में है और फोर्स भी टेंजेंट में है। इस केस में आपके पास डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डी एस कॉस जीरो ना, बिकॉज एंगल बिटवीन बोथ इज जीरो। आप लिख सकते हैं एफ आर डी थीटा, तो आपके पास डी डब्ल्यू क्या आया एफ आर डी थीटा। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, W इक्वल टू डी डब्ल्यू, एफ आर कॉन्स्टेंट है, डी थीटा चेंज कहाँ से होगा, थीटा यहाँ जीरो था, यहाँ तक जाते ही कितना हो गया पाई बाय 2, तो 0 टू पाई बाय 2। आप लिमिट पुट करेंगे तो W इक्वल टू एफ आर पाई बाय 2 आ जाएगा। तो वही डिस्प्लेसमेंट कितना है अलोंग टेंजेंट पाई आर बाय 2 इंटू फोर्स। तो सिंपल तीनों के लिए क्या देखना है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आर, तो रिजल्ट क्या आ गया एफ आर, किसका पहले वाले का, टुवार्ड बी, बी की और डिस्प्लेसमेंट कितना है √2r, तो रिजल्ट क्या आ गया एफ इंटू √2r। अलोंग टेंजेंट डिस्प्लेसमेंट, अलोंग टेंजेंट डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास एफ पाई आर बाय 2, तो वर्क डन क्या हो गया पाई आर बाय 2 इंटू एफ हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सामने आपके क्वेश्चन है कि एक चेन है उसको अपन ने किसी टेबल पर रखा है, अगर आप उसे लिफ्ट करते हो उस केस में लिफ्ट करने के लिए कितना वर्क डन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये मान लीजिए कोई चेन इस तरह से टेबल पर रखी है और इसका 1/n पार्ट नीचे हैंगिंग है, राइट। अगर मैं इसे x इधर खींच लेता हूं, पुल करता हूं, तो ये लेंथ जो आपके पास है ये कितनी बचेगी L/n माइनस x बच जाएगी। अब आप इसे पुल कर रहे हैं तो इसका जो वेट है उतना ही फोर्स अपोजिट लग रहा है ना, तो आप इसका मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। हमने क्या किया, पुल्ड बाय ए डिस्टेंस x, देन हैंगिंग पार्ट क्या है L/n माइनस x। तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट आपके पास क्या होगा, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट m इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू हैंगिंग लेंथ। कोई कंफ्यूजन। अब देखिए मैं इसको L/n को स्मॉल l लिख लेता हूं, तो मेरे पास ये m इक्वल टू m/l इंटू l माइनस एक्स हो। अब इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट होगा mg, मतलब mg/l इंटू l माइनस एक्स। इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो पुल करेंगे। अब जब और ऊपर खींचोगे ये लेंथ कम हो जाएगी, ये फोर्स लगातार कम होता जाएगा। कहने का मतलब फोर्स क्या है वेरिएबल। देन फॉर dx डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए हम कह सकते हैं फोर्स ये रहेगा। फॉर dx डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कितना होगा आपके पास, dw इक्वल टू आप लिख सकते हैं f dx। तो आपके पास dw इक्वल टू क्या आ गया f dx, तो आप लिख सकते हैं mg/l
L माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। जब इंटीग्रेट करोगे, इनिशियली ये लेंथ कितनी थी L, और जब पूरी ऊपर आ जाएगी तो क्या होगी 0। इसका मतलब आपने कितना पुल किया है इसको 0 से लेकर L तक। इनिशियली कितना पुल किया था 0, पूरी पुल कर ली तो कितनी कर ली L। तो आप लिख सकते हैं mg/L, L माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to L। तो आपके पास वर्क डन क्या होगा mg/L, L इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ Lx, माइनस एक्स का क्या हुआ x²/2 फ्रॉम 0 to L। तो आपके पास वर्क डन क्या हो गया mg/L, L² माइनस L²/2, तो आपके पास mg/L² हो। अब L आपने क्या लिया था L/n लिया था, तो वर्क डन आपके पास क्या हो गया mg/2L इंटू L²/n² आ जाए। तो आपके पास mg/L/2n² आपके पास उसका वर्क डन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो इस टाइप से आपके पास वर्क के क्वेश्चन आएंगे, आपने उन्हें डिफरेंट मेथड से निकालना है। ओके, उसमें चेक करना है फोर्स आपके पास वेरिएबल है या कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स का मेथड लगाते हुए डायरेक्ट निकालना है, और अगर वेरिएबल है तो आपने उस केस में वेरिएबल का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है एनर्जी। इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, वर्क, एनर्जी और पावर। तो सेकंड पार्ट आता है एनर्जी। देखिए, एनर्जी क्या है? एनर्जी है किसी भी बॉडी की कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आपके पास बहुत टाइप की एनर्जी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी, हम पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम पढ़ते हैं साउंड एनर्जी, हम पढ़ते हैं लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी के कई सारे टाइप से हो सकते हैं। ओके, एक हमारे पास आता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आता है। 2 लॉ पढ़ते हैं, एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और कैन नॉट बी क्रिएट। ये तो ना तो क्रिएट की जाती है ना ही ये डिस्ट्रॉय की जाती है, ये सिर्फ कन्वर्ट की जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना इसे क्रिएट कर सकते हैं, बट ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है, तो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट है, ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके, फोटो सेल है, वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। ऐसे ही सेल होते हैं, वो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते। एक आता है आइंस्टीन एनर्जी कन्वर्सेशन लॉ होता है, वो क्या कहता है? एनर्जी और मास में जो
कन्वर्जन होता है, आप न्यूक्लियर में पढ़ते हैं जाकर, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है, राइट। E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। एनर्जी की यूनिट वही होती है जो वर्क की होती है, जूल और अर्ग। इसके अलावा भी एक एनर्जी की यूनिट होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कहते हैं किसे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को। इसको, ये भी एक एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी बात क्लियर। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की मोशन से रिलेटेड होती है, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करती है। मोशन की जो एनर्जी, मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू विच बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v। काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी को रेस्ट से v वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करने में जो वर्क डन होगा। आप इस फोर्स को वर्क डन में क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। फोर्स को क्या लिखते हैं, एम डी वी बाई एम ए लिखते हैं। जिसे आप लिख सकते हैं एम ए को क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, और डी एस बाई डी टी को आप वी लिखते हैं। जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2 mv स्क्वायर। हमने मोमेंटम पढ़ा था, आपको पता है mv इक्वल टू p होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv स्क्वायर के अलावा m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2 mv लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन p स्क्वायर बाय, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ p के। और मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को आप लिखते हैं √2m_k, तो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी √k। ओके, यहाँ से कई बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में इतना परसेंट चेंज हुआ तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट चेंज होगा। मान लो किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज हुआ तो मोमेंटम में कितने परसेंट चेंज होगा। वो चेंज इंक्रीज के लिए पॉजिटिव होगा, डिक्रीज के लिए नेगेटिव होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ। इफ काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय x%, देन momentum change by (10√100 plus x minus 100%). और अगर आपसे कहा जाए कि इफ मोमेंटम चेंज बाय x%, देन काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय 200 plus x by 100%। इसको अभी चेक करता हूँ। इंक्रीज के लिए क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, और डिक्रीज के लिए, अभी इसको मैं चेक करता हूँ, तो नेगेटिव होगा। ओके, जैसे देखिए आपके पास मान लो आ जाता है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, क्वेश्चन लिखिए, द मोमेंटम
of a body increases by 20%, then find the percentage change in kinetic energy. अगर मोमेंटम 20% से इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से चेंज होगी? देखो, आप कह सकते हैं P2 माइनस P1 बाय P1 इंटू 100% इक्वल टू क्या है? 20%। तो उस केस में P2 बाय P1 माइनस 1 इक्वल टू 20 बाय 100, मतलब 1/5 लिख सकते हैं। तो P2 बाय P1 को आप क्या लिखोगे? ये उधर जाएगा, 1 + 1/5 मतलब 6 क्या दिया है? मोमेंटम इंक्रीजेस बाय, तो इंक्रीज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100% होता है। और डिक्रीज क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100% होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100% कितना है? गिवन है 20%। 100 उधर जाएगा तो 1/5। तो P2 बाय P1 माइनस 1 इक्वल टू 1/5। तो P2 बाय P1 क्या हो गया? 1 + 1/5 मतलब 6/5 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी K2 बाय K1 क्या हो गया? P1 बाय P2 का स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा है K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? P²। तो आपके पास क्या हो गया? 6/5 का स्क्वायर, बोले तो 36/25। इसका मतलब आपके पास यहां से K2 क्या आ जाएगा? आपके पास K2 इक्वल टू क्या आया? 36/25 K1। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल इंटू बाय इनिशियल इंटू 100%। तो K2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 36/25 माइनस 1 K1 बाय K1 इंटू 100। मैंने K1 कॉमन ले लिया, K1 से K1 कैंसिल, तो कितना हो गया? 36 माइनस 25/25 इंटू 100। ये कितना हो गया आपके पास? 11 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया? 44% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका ऐसा नहीं आएगा, तो ये आपके पास इस तरह से नहीं आएगा। देखो, इसमें रखो 44, तो 12 120, ठीक है। तो ये आपके पास, तो ये आपका आ रहा है 44%, और यहाँ से नहीं, हाँ तो ये होगा, देखो x और आ जाएगा, ये सही कर लो। तो इफ मोमेंटम चेंज बाय x% देन काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय x इंटू 200 प्लस x बाय 100% हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? अब ऐसे ही अगर डिक्रीज का पूछ लेता है, मान लो डिक्रीज का पूछ ले, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे दे आपको कि मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, वो कह दे कि मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 50%, तो काइनेटिक एनर्जी में आपको परसेंटेज चेंज पूछ ले क्या होगा? तो यहां से देखेंगे तो सिंपल आ जाएगा, क्या आएगा? -50 है। तो अगर इस फॉर्मूले से देखते हैं तो -50, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव लिया, 200 माइनस 50/100, तो आपके पास -50 इंटू 150/100, तो कितना आ गया? -75, मतलब 75% से डिक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इस मेथड से करोगे जो पहले किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये 50% डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इक्वल टू क्या है? 50%। तो 1 माइनस P2 बाय P1 क्या आ गया? 1/2। तो इसका मतलब P2 बाय P1 आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/2 क्या लिखेंगे? 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? K2 बाय K1 को क्या लिखेंगे? P2 बाय P1 का स्क्वायर।
तो इसका मतलब इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/4। और अगर ये 1/4 हो गया तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? उस केस में काइनेटिक एनर्जी K1 माइनस K2/K1 इंटू 100। K1 क्यों लिया? क्योंकि डिक्रीज हो रहा था। जब P डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली K भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आपके पास क्या आ गया? 1 माइनस K2/K1 इंटू 100%। तो K2/K1 क्या है? 1/4 है। तो 1 माइनस 1/4 इंटू 100%, तो कितना आया? 3/4 इंटू 100 इक्वल टू 75% डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर उल्टा पूछ लेता, मान लो आपको दे दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। मान लो कोई कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 69%, देन परसेंटेज चेंज पूछ रहा है P में क्या होगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस केस में क्या होगा? देखो, इस फॉर्मूला से सीधा निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा? 10 इंटू रूट 1 प्लस 69, 169 माइनस 100, तो इसका कितना आया? 13। तो 130 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ गया? 30% आ जाएगा। अगर आप दूसरे मेथड से देखना चाहो तो प्रॉपर मेथड से देखोगे तो क्या होगा? आपको काइनेटिक एनर्जी बोलना है इंक्रीज होगी, मतलब K2 माइनस K1/K1 इक्वल टू 69% है। इसका मतलब K2/K1 -1 उधर जाकर +1 हुआ तो 169/100। आपको पता है मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √K के, पढ़ा था ना अभी, P इक्वल टू √2mK। तो P2/P1 को आप क्या लिखेंगे? √K2/K1, वो कितना है? 169/100। तो 169 का कितना होता है? 30 नहीं होता ना। आपके पास परसेंटेज चेंज कितना हो गया? इंटू 100। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, P2/P1 -1 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। P2/P1 को आप 13/10 लिखेंगे, तो ये कितना आ गया? 30% आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो आपके पास मोमेंटम के अंदर चेंज पूछ ले या आपसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछ ले, उस केस में आपने क्वेश्चंस को कुछ इस मेथड से ही निकालना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपके पास एक पॉइंट आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स हैं उन सभी का वर्क डन, ऑल फोर्सेस का वर्क डन ऑलवेज इक्वल होता है उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। क्या कहते हैं इसको? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस, हम दो तरह के फोर्स पढ़ते हैं, अभी बताएंगे आपको। एक कंजर्वेटिव होते हैं, एक नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल का मतलब वो कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं वो, और इनका वर्क डन ऑलवेज क्या होता है? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल होगा। मेरी बात क्लियर? अब आपके पास ये दो टाइप के फोर्स आते हैं, एक कंजर्वेटिव है, एक नॉन कंजर्वेटिव। इसको करने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। जब भी आपके पास किसी बॉडी पर सारे फोर्सेस दिए हैं, उस केस में उन दोनों का वर्क डन का सम आपने ऑलवेज क्या करना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये कोई एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K है, ये स्मूथ सरफेस है, ये कोई ब्लॉक था जो इधर को मूव कर रहा था v वेलोसिटी। ये ब्लॉक इससे कोलिजन करेगा और ये इसे कंप्रेस कर देगा। देन फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन।
आपको मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया है स्प्रिंग का क्या हो जब ये ब्लॉक इससे कोलाइड करेगा। देखिए स्मूथ सरफेस था, यहाँ आकर के इसने इसे x डिस्टेंस तक कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके ये रेस्ट में आ जाएगा। एक बार रेस्ट में आएगा फिर ब्लॉक वापस मूव करेगा। तो मैं इन दो कंडीशन की बात करूं, यहां पर वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। गौर से देखिए इस पर वर्क कौन कौन फोर्स का लग सकता है, स्प्रिंग का लग सकता है, वर्क डन ग्रेविटी का हो सकता है, वर्क डन नॉर्मल का हो सकता है, और इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, आपके पास स्प्रिंग का वर्क क्या है, मीन से कंप्रेस्ड हो रहा है, एक्सट्रीम तक जा रहा है, तो आपने पढ़ा था क्या होगा, -1/2 के एक्स। ग्रेविटी देखिए इस पर नीचे को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन बाय नॉर्मल देखें तो नॉर्मल किधर है, अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, 0। फाइनल उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या थी, 1/2 mv0। आपके पास फाइनली क्या बचा, 1/2 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर। तो आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, v0√m/k आ जाएगा। तो उसके अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा x इक्वल टू v0√m/k हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अपन कल देखेंगे।